हेलो डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था, एक सीरीज़ स्टार्ट की थी, लेक्चर सीरीज़ फॉर बोर्ड स्टूडेंट्स, सीबीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स एंड अदर बोर्ड स्टूडेंट्स। सो टुडे वी आर गोइंग टू फर्दर प्रोसीड दैट लेक्चर। जो हम लोगों ने लास्ट टाइम पे जहाँ पे छोड़ा था उस लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे हम लोग। और आई होप आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, लेक्चर्स को देख रहे होंगे, अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे और साथ ही साथ एनसीईआरटी को पढ़ रहे होंगे, बिकॉज दिस इज़ द मेजर फैक्टर। यही आपके पास में मेजर फैक्टर रहने वाला है जो आपके फ्यूचर में पेपर को किस तरीके से आप डील करते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट को। ठीक है, तो ये कह सकते हैं आप लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपकी स्टार्ट हो रही हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपकी खत्म हो चुकी हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डील कर लिया था। आज जो हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टार्ट करेंगे, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं इनके ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। तो यूजुअली जो आपके पास में पी ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप 15 है, तो ग्रुप 15 की जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आपके वो हैं -3, +3 एंड +5। ठीक है, तो और -3 भी आपका बिस्मिथ नहीं दिखाएगा यहाँ पे ना, बिस्मिथ आपका -3 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाएगा, क्योंकि माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट कब शो होती है? माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट तब शो होगी जब इनसे कोई इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम जुड़ेगा। ठीक है, और खुद बिस्मिथ की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप्रॉक्सीमेट 2 के करीब है, ठीक है, कंप्लीट 2 भी नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली 1.9 के करीब है, मेटेलिक प्रॉपर्टी है, तो डज नॉट एग्जिबिट बाई बिस्मिथ। नाउ -3 ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करेंगे? -3 ऑक्सीडेशन स्टेट आपके यूजुअली शो की जाती है, जनरली शोन बाई नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, है ना। फॉस्फोरस वो भी किसके साथ में? वो भी विद फॉस्फाइड्स और नाइट्रेट्स बनते हैं ना आपके, विद ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप 2 मेटल्स, ग्रुप फर्स्ट एंड ग्रुप 2 मेटल। तो इनके साथ में यूजुअली क्या होता है आपका, ये नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं। तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कब शो होगी आपके पास में? ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब यही है कि कितने इलेक्ट्रॉन पेयर आपके शेयर हुए ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में कितने आपके इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुए इस तरीके से। ठीक है, और माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली किसके साथ शो होगी? जब इनसे कोई मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम जुड़ेगा। और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट कब शो होती है आपकी? +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो होगी आपकी जब किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में ये अटैच होंगे, यानी जैसे ऑक्सीजन हो गया, है ना, फ्लोरीन हो गया, इस तरीके के एटम के साथ में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उनके साथ में। +5 भी यूजुअली किसके साथ शो होगी? जब ये किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ में अटैच होंगे। अब देखते हैं कि +3 और +5 अचीव होती कैसे। अब ये देखते हैं कि +3 और +5 अचीव होती कैसे। तो देखिए, तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसको देखने के लिए हमें समझना पड़ेगा इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और लास्ट टाइम पे आई होप आप लोगों को याद होगा कि जो मैंने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया था, ग्रुप 15 एलिमेंट का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताया था, दैट वाज NH2NP3। वो कैसा था आपका? NH2NP3 था। ठीक है, और NH2NP3 था, तो P में आपके पास में 3 आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 3 आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये तो कहानी है नाइट्रोजन की। ये किसकी कहानी है आपकी? नाइट्रोजन की। ये कहानी है आपकी नाइट्रोजन की। लेकिन अदर मेंबर जैसे फॉस्फोरस ऑनवर्ड में बात करूं तो उनके पास में P में तो इलेक्ट्रॉन है ही हैं, P में तो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन D कैसा आपका? वेकेंट है। D कैसा आपका? वेकेंट है। तो देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ से जो बन जाता है वो ये बन जाता है आपका, वो ये बनता है आप लोगों का कि नाइट्रोजन के पास में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, लेकिन वो +5 शो नहीं कर पाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन डज नॉट शो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों नहीं शो कर पाएगा आपका +5 ऑक्सीडेशन स्टेट? +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए नहीं समझ शो कर पाएगा ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट D ऑर्बिटल। इस चीज़ को याद रखिएगा, ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट D ऑर्बिटल, है ना, या D ऑर्बिटल नहीं है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ D ऑर्बिटल भी लिख सकते हैं हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं याद दिला दूँ कि आपके पास में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट कब अचीव होती है? +5 ऑक्सीडेशन स्टेट तब अचीव होगी जब आपका D ऑर्बिटल भी टेक पार्ट करेगा बॉन्डिंग में। ठीक है, +5 आपका ऑक्सीडेशन स्टेट तब अचीव होगी आपके पास में जब D ऑर्बिटल भी आपका टेक पार्ट करेगा बॉन्डिंग में। और उसके लिए क्या है कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ से D ऑर्बिटल में जंप करना पड़ेगा, S ऑर्बिटल से कहाँ को जाना पड़ेगा? आपका D ऑर्बिटल में
जंप करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा आप लोग, जब ये जंप करेगा तो इस तरीके से, ठीक है, और ये जंप करके कहाँ गया, डी ऑर्बिटल में गया, तो डी ऑर्बिटल में जो कन्फिग्रेशन है इस तरीके से हो जाएगा, एक इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे अवेलेबल इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने हैं, यहाँ पे अवेलेबल इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं आपके पास में, या अवेलेबल इलेक्ट्रॉन है वो 5 है, ठीक है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यहाँ पे। तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है आपके बॉन्डिंग में जाएंगे और यही 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके एग्जिबिट कराने में मदद करेंगे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी जब भी आपके पास में ये एटम या इस ग्रुप के मेंबर्स +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने के लिए उनको जाना पड़ेगा, आपका अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कराना पड़ेगा वेकेंट डी ऑर्बिटल में, जो कि नाइट्रोजन के पास नहीं है, ठीक है। इसीलिए तो हम बोलते थे कि NCl5 एग्जिस्ट करता है, सॉरी NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन PCl5 एग्जिस्ट करता है, क्योंकि PCl5 में क्या होता है, आपका ये अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है विद द हेल्प ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताने जा रहा हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने जा रहा हूँ, वो ये है कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट अचीव कराने के लिए यहाँ पे एक ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की, दैट इज़ एक्साइटेशनल एनर्जी, दैट इज़ एक्साइटेशनल एनर्जी, ठीक है, दैट इज़ एक्साइटेशनल एनर्जी। यानी s ऑर्बिटल से d ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो इसको एक एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, उसको हम बोल रहे हैं एक्साइटेशनल एनर्जी। ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट है केमिकल बॉन्डिंग का, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूँ, जो आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा, जिससे क्या होगा, इजीली आप लोगों को समझ में आ जाएगी, क्योंकि पूरा बॉन्डिंग का खेल है यहाँ पे, पूरा का पूरा बॉन्डिंग का खेल है। तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट अचीव कराने के लिए हम लोगों को किसकी जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे एक्साइटेशनल एनर्जी की। अब भैया एक्साइटेशनल एनर्जी आएगी कहाँ से, तो देखिए यहाँ पे एक बहुत चमत्कार होने वाला है। वो चमत्कार क्या है उसको समझते हैं। देखिए चमत्कार ये है कि ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है बच्चों, ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी रिलीज्ड, बॉन्ड जब बना तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका एनर्जी रिलीज हुई, और वो एनर्जी कंपनसेट करती है, ठीक है, कंपनसेट एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एक्साइटेशन, ठीक है, वो आपका कंपनसेट करेगी किसके लिए, एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एक्साइटेशन। यानी एनर्जी जो चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराने के लिए हायर एनर्जी लेवल पर, वो कहाँ से मिलेगी हम लोगों को, ड्यूरिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन। तो इसीलिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट भी है ना, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जब हम लोग अटैच करवा पाते हैं ना, तभी अचीव हो पाती है, ठीक है। तो इसके लिए भी एक थंब रूल है, वो थंब रूल क्या है, ऑन अटैचिंग। ऐसा नहीं होता कि हर एक एटम के साथ में, जैसे PH5 एग्जिस्ट नहीं करता है, PH5 एग्जिस्ट नहीं करता है ना, क्यों नहीं करता, इसी वजह से तो, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, बहुत कम है, लेकिन PCl5 कर रहा है, क्योंकि PCl5 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, कंपेरेबल है। तो इसीलिए ऑन अटैचिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप हायर ऑक्सीडेशन स्टेट कैन बी अचीव्ड, ठीक है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या कर सकते हैं हम लोग, अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको समझ लीजिएगा आप लोग। नाउ आगे बढ़ते हैं, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। कैसे बढ़ाएंगे, अगला क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ से, अगला क्वेश्चन ये बनता है कि नीचे जाने पर, ठीक है, स्टेटमेंट है, क्वेश्चन की फॉर्म में हम देखेंगे इसको। स्टेटमेंट ये है कि ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप, ये देखिए असर्शन रीजनिंग में बन सकता है स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट इस तरीके से आपका असर्शन रीजनिंग में बन सकता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट वही है बच्चों, जो क्लास 11 के वही कॉन्सेप्ट है, उन्हीं को हम लोगों को आगे अप्लाई करना पड़ता है, जो आपने बेसिक्स में पढ़ा होगा। ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, ठीक है। नीचे जाने पर क्या होता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। एंड ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप, ओ यहाँ पे ग्रुप लेना भूल गया मैं, ग्रुप लिख लेना, मैं यहाँ पे ग्रुप लिख लेना, मैं भूल गया था। ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप +5 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, +5 की ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी क्या करती है आपकी, डिक्रीज करती है, ठीक है। अब रीज़न क्या है, रीज़न समझते हैं इसके लिए रीज़न समझते हैं हम लोग। तो देखिएगा यहाँ पे आपके पास में न्यूक्लियस है, यहाँ पे आपके पास में क्या है, न्यूक्लियस है। अब मैंने आपको बताया था, पहले +3 को समझ लेते हैं। +3 में जब हम लोग नीचे की तरफ जाते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं, जो ऊपर वाला स्टेटमेंट है पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट को समझा, तो क्या होता है कि जब नीचे हम लोग जाते हैं ना, तो साइज़ बढ़ता है, और जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया, ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया कि जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, उसको अचीव कराने के लिए हमारे पास में p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, ठीक है। p ऑर्बिटल से ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट अचीव कराने के लिए। अब जब हम लोग नीचे जाते हैं, तो नीचे जाने पर क्या होता है, p आपकी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है ना, आउटर मोस्ट फील्ड ऑर्बिटल है। तो अगर हम लोग आउटर मोस्ट पार्शियली फील्ड, सॉरी,
नीचे की तरफ जा रहे हैं तो साइज़ बढ़ता है, साइज़ बढ़ेगा तो वो ज़्यादा अवेलेबल होगी बॉन्डिंग के लिए। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बात को कि जब हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं तो नीचे की तरफ जाने पर साइज़ बढ़ रहा है, और साइज़ बढ़ेगा आपका तो पी ऑर्बिटल जो होगी आपकी वो मोर अवेलेबल होगी बॉन्डिंग के लिए। और अगर वो मोर अवेलेबल है बॉन्डिंग के लिए और पी में थे हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन, तो यानी कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगी वो +3 स्टेट शो करेगी। तो सिंपल सा रीज़न है। रीज़न क्या है आपका? रीज़न ये है कि ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, अपनी भाषा में लिख लेना। ठीक है, साइज आपकी क्या करती है डाउन द ग्रुप जाने पर? इंक्रीजेस। और साइज इंक्रीज करती है तो क्या हो जाएगा? मोर पी ऑर्बिटल इज मोर अवेलेबल फॉर, पी ऑर्बिटल इज मोर और अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग। पी ऑर्बिटल इज मोर अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग। ठीक है, पी ऑर्बिटल क्या आपकी ज़्यादा अवेलेबल है किसके लिए? बॉन्डिंग के लिए। इसीलिए क्या होता है आपका कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप जाने पर। इस चीज़ को आप लोग लिख लीजिए, स्टेटमेंट को याद रखिएगा, क्योंकि इस तरीके से एसएसएम रीजनिंग में एक क्वेश्चन पूछ सकता है। नाउ नेक्स्ट जो हमारे पास में स्टेटमेंट है वो ये है कि नीचे जाने पर क्या हो रहा है? नीचे जाने पर आपका +5 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रही है। इसको समझते हैं कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी क्यों डिक्रीज कर रही है। तो देखिए यहाँ पे एक बहुत बेहतरीन फिनोमेना है, इट इज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, क्या 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 रीज़न है इसके पीछे? कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और उस कॉन्सिक्वेंस का नाम क्या दे दिया हमने? उस कॉन्सिक्वेंस का हमने नाम दे दिया इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, उसका नाम क्या दे दिया हम लोगों ने? नाम दे दिया हम लोगों ने इनर्ट पेयर इफेक्ट। ओके सर, आपने लास्ट टाइम भी बताया था कि इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है, लेकिन आपने बोला था नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ऐसा मैंने बोला था। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग होता क्या इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम पे इनर्ट लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बता दिया था। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि आपके पास में न्यूक्लियस है, इस तरीके से आपके पास में शेल्स प्रेजेंट है ना, या ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि अंदर की ऑर्बिटल जब फिल हो जाती है तो जो आपके पास में बाहर की जो है ना, आपके पास में यहाँ पे आपके पास में 4f14 है, 5d10 है। ठीक है, 5d10 है, 6s2 है, 6p3 है, और देन 6d0 है। यही तो है। ठीक है, आपके पास में क्या है? 4f14 है, 5d10 है, 6s2 है, 6p3 और 6d क्या है? 0 है। तब हो क्या रहा है यहाँ पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट अचीव कराने के लिए? यहाँ से s का इलेक्ट्रॉन d में जाएगा। ठीक है, मैं आउटर मोस्ट बिस्मिथ का कन्फिगरेशन लेके आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, होगा क्या यहाँ पे? 6s से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा? आपका 6d में जाएगा। कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट अचीव कराने के लिए? +5 की। यहाँ पे आपके पास में 6s है, 6p हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया? आपका 6d हो गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को जंप करके इधर को जाना है, 1 2 3 4 5 है ना। इलेक्ट्रॉन को जो है जंप करके आपका इधर जाना है, इधर जंप करके जाना है आप लोग। तो ऐसे तो हो नहीं पाएगा नहीं। अब होता क्या है यहाँ पे कि जब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो s ऑर्बिटल होती है, ये वाली जो s ऑर्बिटल है, ये जो s ऑर्बिटल है आपकी, इसका मोर कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी ये न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा जाती है। और रीज़न क्या है इसके पीछे न्यूक्लियस की तरफ ज़्यादा जाने का? वो रीज़न ये है, इसका मोर कॉन्ट्रैक्टेड। इसका रीज़न क्या है मोर कॉन्ट्रैक्ट होने का? दैट इज़ इसका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट, इसका जो आपके पास में पेनिट्रेशन इफेक्ट है। ठीक है, एस ऑर्बिटल का जो पेनिट्रेशन इफेक्ट है, क्यों होता है मोर कॉन्ट्रैक्शन इसका? ड्यू टू इट्स मोर पेनिट्रेशन इफेक्ट। ठीक है, फिर से बता रहा हूँ मैं, ध्यान देना है यहाँ, ध्यान सुनना। 6s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन जो है वो d में जाना चाहिए, 6s ऑर्बिटल का d में जाना चाहिए, ताकि कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट अचीव हो सके? +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी अचीव हो सके। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से जो s ऑर्बिटल है वो अंदर की तरफ और जाती है। क्यों जाती है? आपका लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से s ऑर्बिटल अंदर की तरफ, ड्यू टू इट्स मोर पेनिट्रेशन इफेक्ट। अब सर ये पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है? तो थोड़ा सा एक लाइन में सुन लीजिए, पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है? न्यूक्लियस के लिए एफिनिटी। ठीक है, न्यूक्लियस की तरफ जाने की एफिनिटी, सीधी सी बात है, इतना समझ लीजिए। तो सबसे ज़्यादा एफिनिटी किसकी होती है न्यूक्लियस के लिए? s ऑर्बिटल की। देन किसकी होती है? P की। देन किसकी होती है? D की। एंड देन लीस्ट किसकी होती है आपकी? F की। तो न्यूक्लियस का जब इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा तो s ऑर्बिटल अंदर की तरफ जाएगी। अब जब ये अंदर की तरफ जाती है जब ये अंदर की तरफ जाती है तो इसके जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उनके पास इतनी टेंडेंसी नहीं होती कि बॉन्डिंग में टेक पार्ट कर सके। बॉन्डिंग में टेक पार्ट करने का मतलब क्या है? कि अपने इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा के कहाँ पहुँचा सके? D में पहुँचा सके। और इसी बेहतरीन फिनोमेनन को नाम देते हैं हम लोग इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, तो इनर्ट पेयर इफेक्ट है क्या आपका? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनर्ट पेयर इफेक्ट IPE का मतलब है बेटा ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स
इलेक्ट्रॉन्स टू टेक पार्ट इन बॉन्डिंग, और इसी वजह से जब इनकी इनएबिलिटी है एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग में टेक पार्ट करने की, इसी वजह से आपका क्या होता है, इसी वजह से आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट जनरेट होता है। तो याद रखिएगा, नीचे जाने पर आपकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी बढ़ती है, रीज़न क्या है, साइज बढ़ रहा है, और +5 डिक्रीज करिए ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब क्या है कि एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स ईजिली बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं कर पाते। तो चलिए, ये तो हम लोग ने डिस्कस किया इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स को लेकर के। कुछ मैं आप लोगों को नाइट्रोजन की कुछ कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में बता देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये नाइट्रोजन की कुछ कंपाउंड्स हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने आपको लिखी है, जो कि आपके -3 से लेकर के +5 तक शो हो रही है, ठीक है। तो नाइट्रोजन के एक बारे में एक और बात बता दूं मैं आप लोगों को, नाइट्रोजन की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है +5 वो के साथ दिखती है, N2O5 के साथ में, और इसकी जो मैक्सिमम कोवेलेंसी है, और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +5 है, लेकिन जो मैक्सिमम कोवेलेंसी है दैट इज़ 4। तो जो आने वाले लेक्चर्स होंगे मैं उसमें बताऊंगा कि किस तरीके से की कोवेलेंसी 4 तक जाती है, ठीक है। तो आप लोग उसको नोट कर लीजिए। नाउ चलिए, ठीक है, जैसे जैसे हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे और इंटरेस्टिंग होता जाएगा, ठीक है। तो आप लोग एक फ्लो में चलते रहिएगा, ठीक है। बीच में अगर आपका फ्लो टूट गया तो आप लोगों को मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। याद करने वाला है, मैं भी मानता हूँ याद करने वाला है, बट इनऑर्गेनिक में ऐसा होता है कि ना बहुत सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ती हैं। थ्योरीज़ बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा थ्योरीज हैं, इतनी थ्योरीज हैं कि आप लोगों को मिलेंगी भी नहीं, क्योंकि काफ़ी सारी तो रिसर्च में निकल जाती हैं। तो इसलिए ऐसा होता है कि आपको काफ़ी चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं। तो देखिए, नेक्स्ट है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ हाइड्राइड्स। इस फैमिली के हाइड्राइड्स को हम लोग देखेंगे, और दिस इज़ वन ऑफ इम्पॉर्टेंट। आप कोई सा भी एग्जाम ले लीजिए, XYZ, अभी जो रिसेंटली चल भी रहे थे नीट और JEE में, उसमें ये क्वेश्चन निकाल के लेकर आता है, हाइड्राइड से क्वेश्चन निकालता है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए हाइड्राइड्स में होता क्या है। ये आपके EH3 टाइप के हाइड्राइड बताएंगे। कौन से टाइप के बनाएंगे? आपके EH3 टाइप के। E मतलब क्या है यहाँ पे? E का मतलब आपका हो सकता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है। ये आपके पास में इनके क्या हो गए, डिफरेंट एलिमेंट आपके यहाँ पे हो सकते हैं, सेंट्रल आइटम आपके डिफरेंट हो सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ से बनता है, उसके लिए हम लोग पहले इसको समझ लेते हैं, इनके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं कैसा होता है। देखिए यहाँ पे, है ना, यहाँ पे देखिए, तो NH3, ठीक है, PS3 और SS3 और SbS3 और BiS3। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो NH बॉन्ड है, यहाँ पे आपके पास में PH बॉन्ड है, यहाँ पे आपके पास में SH बॉन्ड है, यहाँ पे आपके पास में SBH बॉन्ड है, और यहाँ पे आपके पास में BIH बॉन्ड है। ये आपके पास में बॉन्ड है डिफरेंट। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो NH के अंदर में जो ओवरलैपिंग है दैट इज़ बिटवीन 2p एंड 1s। ये किसके बीच में आपके पास में? 2p और 1s के बीच में। यहाँ पे जो ओवरलैपिंग है दैट इज़ बिटवीन 3p एंड 1s, ठीक है। यहाँ पे जो ओवरलैपिंग है दैट इज़ बिटवीन 3p एंड 1s। यहाँ पे जो आपके पास में दैट इज़ बिटवीन 4p एंड 1s, और यहाँ पे जो ओवरलैपिंग है दैट इज़ 5p एंड 1s, और ये वाली जो आपकी 6p एंड 1s। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान रखो कि जैसे जैसे हम लोग नीचे जा रहे हैं ना, तो जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व होने वाली है बॉन्डिंग में, जो आपकी बॉन्ड बनाने के लिए इन्वॉल्व होने वाली है, वो बढ़ती जा रही है। उसकी n वैल्यू क्या कर रही है? इंक्रीज़ कर रही है। तो हमको पता है, ये हम सब जानते हैं बचपन से, यानी क्लास 11 से, n इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओवरलैपिंग। ये हम तो जानते हैं सर, n इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओवरलैपिंग, यानी n वैल्यू बढ़ेगी तो ओवरलैपिंग क्या होती जाएगी? आपकी पुअर होती जाएगी। और अगर ओवरलैपिंग पुअर होगी, तो ओवरलैपिंग हमें पता है सर किसके प्रोपोर्शनल होती है? इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये किसके प्रोपोर्शनल होती है? आपकी बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी आपकी? अगर जितना कम ओवरलैपिंग उतना कम बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? उतना ही कम हो जाएगा, और उतना ही ज़्यादा क्या होगा? आपका बॉन्ड लेंथ हो जाएगा, ठीक है। तो होता क्या है कि नीचे जाने पर जब आपकी ओवरलैपिंग पुअर हो रही है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है। तो बॉन्ड लेंथ क्या कर रही है? आपकी बढ़ रही है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। तो यानी सबसे कम किसकी बॉन्ड है? आपकी सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसकी है? NH की, देन किसकी है? PH की, उससे ज़्यादा हो जाएगी, देन आपकी इस तरीके से इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा। और बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसकी है? सबसे अच्छी बॉन्ड स्ट्रेंथ है आपकी NH की। नाउ यहाँ से हम लोग चलते हैं एक फैक्टर की तरफ, दैट इज़ थर्मल स्टेबिलिटी। इनकी थर्मल स्टेबिलिटी को भी देख लेते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है। तो देखिए, नीचे जा रहे हैं हम लोग, साइज़ बढ़ रहा है, ठीक है, नीचे जा रहे हैं हम लोग, साइज़ बढ़ रहे हैं, और साइज़ बढ़ेगा तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी, क्योंकि बॉन्ड क्या कर जाएगा? इजीली टूट जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस, ठीक है। यानी टेम्परेचर, थोड़ा सा टेम्परेचर दोगे कट जाएगी, डिसोशिएट कर जाएंगे, ओके। अगला जो पॉइंट है यहीं से आप लोग निकाल सकते हो, दैट इज़ रिड्यूसिंग कैरेक्टर। जगह नहीं यहाँ पे, मिटाना पड़ेगा, अच्छा लग रहा था, मिटाने का मन नहीं करता। तो अगला जो हम लोग देखेंगे यहाँ पे, वो क्या करेंगे हम लोग? वो देखेंगे रिड्यूसिंग कैरेक्टर।
अगला जो हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज़ रिड्यूसिंग कैरेक्टर। तो अगर हम लोग रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात करें तो नीचे जाने पे क्या हो रहा है आपका बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है, नीचे जाने पर आपका इजीली क्या हो रहा है बॉन्ड लेंथ बढ़ रहा है। और अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा, ठीक है, अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। देखिए मैं इसको इस तरीके से भी समझता हूँ कि जो बिस्मिथ है, बिस्मिथ आपका मेटल है, तो मेटल के पास ज़्यादा टेंडेंसी होगी H- को देने की, और H- से ही हम लोग रिड्यूसिंग कैरेक्टर को निकालते हैं। कौन ईजिली H- दे पाएगा, ऐसे भी देखते हैं हम लोग। बट उतना जाओ मत, उतना डीप मत जाओ, आप बस इतना याद रखो कि ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप, ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप, ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग कैरेक्टर, क्योंकि मैंने आपको लेक्चर सीरीज स्टार्ट होने से पहले भी बताया था कैरेक्टर इंक्रीजेस, है ना। मैंने आपको ये बताया था कि इनऑर्गेनिक में पढ़ने के लिए बहुत सारा है पढ़ने के लिए, बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको सिर्फ उतना याद रखना है जो आपके सिलेबस के काम का है। तो यानी रिड्यूसिंग ऑर्डर लिखूँ मैं तो NH3 PS3 SS3 SbS3 एंड BiH3। BiH3 इज़ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ जाने पर क्या और आपका रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ रहा है, यहाँ जाने पर आपका रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ रहा है। तो BiH3 इज़ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग कैरेक्टर इंक्रीजेस, ठीक है। यहाँ जाने पर आपका रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ रहा है। ओके, नाउ अगला जो है यहाँ पे आपका वो डिस्कस करेंगे हम लोग बॉन्ड एंगल, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे हम लोग बॉन्ड एंगल। नेक्स्ट जो पॉइंट डिस्कस करेंगे दैट इज़ योर बॉन्ड एंगल। तो बॉन्ड एंगल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बॉन्ड एंगल को समझने के लिए देखिए यहाँ पे, है ना। तो अगर हम बात करें NH3 PS3 ASS3 SbS3 BiS3, है ना। अगर हम इसकी बात करें तो नीचे जाने पर बॉन्ड एंगल क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। इसका लगभग 160 डिग्री करीब होता है, देन आपका 91 डिग्री करीब होता है, 91 डिग्री 90 डिग्री एंड अप्रॉक्सीमेटली 89 डिग्री करीब होता है। तो नीचे जाने पर आपका बॉन्ड एंगल क्या करता है, डिक्रीज़ करता है। अब रीज़न समझ लीजिए, रीज़न भी जानना जरूरी है। देखिए दो रीज़न है, एक तो है आपके पास में ड्रैगोस रूल, तो ड्रैगोस रूल वाला रीज़न आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है। वो हम लोग कॉम्पिटिटिव में पढ़ते हैं, या जैसे बोर्ड में, तो बोर्ड में उसका इतना कुछ काम नहीं है। बट हाँ ये चीज़ सबको पता होनी चाहिए जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देना। देखिए सेंट्रल एटम की बात करें अगर हम लोग, तो सेंट्रल एटम का साइज़ क्या कर रहा है, नीचे जाने पर बढ़ रहा है। सेंट्रल एटम का साइज़ क्या कर रहा है, नीचे जाने पर बढ़ रहा है, ठीक है। टॉप टू बॉटम जाने पर सेंट्रल एटम का साइज़ आपका इंक्रीज़ करता है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा क्या बोला मैंने, ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप्स, ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप, ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप साइज ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीजेस। सेंट्रल एटम का साइज़ क्या करता है, बढ़ता है नीचे जाने पर। और साइड एटम का साइज़ कैसा है, ऑन गोइंग डाउन साइड एटम साइज इज रिमेन कांस्टेंट, साइड एटम साइज रिमेन कांस्टेंट। साइड एटम का साइज़ कैसा है आपका, कांस्टेंट है। तो कहने का मतलब ये कि जब सेंट्रल एटम का साइज़ बढ़ता है, इस चीज़ को आपको याद होगी केमिकल बॉन्डिंग में कि बॉन्ड एंगल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ साइड एटम। साइड एटम का साइज़ बढ़ेगा तो कैसे, देखिए मतलब अगर साइड एटम का साइज़ बढ़ेगा तो एटम क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर ले जाना चाहेंगे ना। अगर साइड एटम में मोटे मोटे एटम लगा दूँ, मैं बड़े बड़े लार्जर एटम लगा दूँ, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे और दूर भेजने की कोशिश करेंगे, और उससे क्या हो जाएगा, आपका बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। लेकिन बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, साइज ऑफ सेंट्रल एटम। अगर सेंट्रल एटम का साइज़ बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा, साइज ऑफ सेंट्रल एटम। तो होता क्या है कि जो बड़े एटम होते हैं जिनका साइज़ बड़ा होता है, तो उसमें अगर हमारे पास में एटम कांस्टेंट है तो क्या करते हैं, नज़दीक आने की कोशिश करते हैं। और अगर नज़दीक आने की कोशिश करेंगे तो बॉन्ड एंगल क्या करेगा, आपका डिक्रीज़ करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपको आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं बेटा, एक बहुत कॉमन सी बात है, वो ये है कि NH3 के अंदर में sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिलती है, ठीक है। NH3 के अंदर में sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिलती है, लेकिन इनके अंदर में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है, इनके अंदर में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती। इसको याद रखिएगा आप लोग, इनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है। इसको हम लोग समझते हैं ड्रैगोस रूल से, लेकिन उसको ना ही जानिए तो ठीक है, ठीक है। इसको हम लोग समझते हैं ड्रैगोस रूल से। तो जिनमें हाइब्रिडाइजेशन में नहीं होगी तो उनके केस में जो ऑर्बिटल कैरेक्टर होगा, यूजुअली जो बॉन्ड कैरेक्टर होगा अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा आपका, 90 डिग्री के करीब। तो ये इसका एक रीज़न है, बट आप लोगों को इसको लेकर चलिए क्योंकि सीबीएसई में ज़्यादा इसका काम है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो याद रखिएगा नीचे जाने पर बॉन्ड एंगल आपका डिक्रीज़ करता है, ठीक है। नाउ वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा इस हाइड्राइड्स को लेकर के, दैट इज़ बेसिसिटी, दैट इज़ योर बेसिसिटी, ठीक है। वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूँगा दैट इज़ बेसिसिटी। तो अगर बेसिसिटी की बात करें तो बेसिसिटी का मतलब क्या होता है, एफिनिटी फॉर प्रोटॉन। बेसिसिटी का मतलब क्या है, एफिनिटी फॉर प्रोटॉन। H+ के लिए जो एफिनिटी होती है दैट इज़ नोन एज
बेसिसिटी। ठीक है, तो अगर हम इसमें बात करें एफिनिटी फॉर प्रोटॉन जो है किस पे डिपेंड करती है, इट इज़ डिपेंड अपॉन, इट इज़ गवर्न बाई, या लिख सकते हो आप लोग गवर्न बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। और आप लोग 12th में, और 12th का फिजिक्स चैप्टर क्या बोलता है, चैप्टर नंबर 1 बोलता है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ, है ना, यही बोलता है। अगर आपके पास में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा, दो चार्ज बढ़ेगा और डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और वही फॉलो करता है आपका किसके लिए, एसिड बेस रिएक्शन के लिए। तो देखिए यहाँ पे होता क्या बेटा कि NH3, PS3, ASS3, SbS3 एंड BiS3, अगर हम इनकी बात करें, तो नाइट्रोजन का साइज़ छोटा है, जहाँ पे आपके पास लोन पेयर है ना, ये लोन पेयर की वजह से ही तो है इनके पास में बेसिक कैरेक्टर। तो अगर हम लोग नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का साइज़ कैसा है, नाइट्रोजन का साइज़ है छोटा, और अगर नाइट्रोजन का साइज़ छोटा है तो उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ज़्यादा। ठीक है, स्मॉल साइज़ नाइट्रोजन की बात कर रहा हूँ, या ऐसे लिख सकते हो ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप साइज़ इंक्रीजेस, साइज़ क्या करता है आपका, बढ़ता है। ठीक है, नीचे जाने पर साइज़ क्या करता है आपका, बढ़ेगा, और जब साइज़ बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज़ करती है तो बेसिसिटी डिक्रीजेस, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज़ करती है तो उससे क्या होता है आपका, बेसिसिटी घटती है। यानी इन सब में जो सबसे अच्छा बेस है दैट इज़ अमोनिया, क्योंकि अमोनिया में नाइट्रोजन का साइज़ छोटा है, और अगर साइज़ छोटा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी तो प्रोटॉन के लिए एफिनिटी ज़्यादा होगी, और जिसकी वजह से उसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी। तो इस चीज़ को याद रखिएगा आप लोग कि नाइट्रोजन में साइज़ छोटा होने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है, जिससे उसकी बेसिसिटी बढ़ गई है, क्योंकि गवर्न होता है उससे, कूलम्बिक अट्रैक्शन से। ना वन ऑफ माई फेवरेट रीज़न जो इसके पीछे है, ये तो आप लोग लिख सकते हो, इस तरीके से भी पूछ सकते हैं रीजनिंग में, है ना, क्योंकि NCERT में इस तरीके से दिया हुआ है। लेकिन जो मेरा फेवरेट रीज़न है वो ये है कि जो नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन में अमोनिया इस तरीके से, और यहाँ पे आपके पास में लोन पेयर है, और PH3 है तो PH3 ऐसा है, या अदर मेंबर्स भी ऐसे ही होंगे आपके, है ना। इनमें प्योर आपका 107 डिग्री बॉन्डिंग मिले तो थोड़ा 90 डिग्री का होता है, मैंने दिखाया था आप लोग, है ना। तो यहाँ पे ध्यान देना बेटा कि जो यहाँ पर लोन पेयर है ना आपके, जो डोनेट होने हैं प्रोटॉन को, जिससे प्रोटॉन अट्रैक्ट होना है, वो आपका लोन पेयर है प्रेजेंट इन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये कहाँ पे प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। कहाँ पे प्रेजेंट है आपका, प्रेजेंट इन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि अदर मेंबर में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती, हाइड्राइड्स की कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है। ठीक है, अदर मेंबर में एक्सेप्ट किसके, एक्सेप्ट आपके नाइट्रोजन ग्रुप के। ठीक है, इसमें जो आपके पास में लोन पेयर प्रेजेंट है, दीज आर प्रेजेंट इन प्योर एस ऑर्बिटल। किसमें प्रेजेंट है आपका, ये प्योर एस ऑर्बिटल। तो यहाँ पे आपके पास में हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, और यहाँ पे क्या, कहाँ पे प्रेजेंट है आपके, एस ऑर्बिटल में। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस ऑर्बिटल में जो कैरेक्टर है ना वो पी का भी है, लेकिन यहाँ पे कौन सा कैरेक्टर है आपका, मेनली एस का है। और तो अगर हम लोग इनमें बात करें, इसमें प्योर एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और यहाँ पे आपके पास में हाइब्रिड ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। और प्योर एस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पेयर है, एस कैरेक्टर होने की वजह से उनकी डोनेशन टेंडेंसी कम है प्रोटॉन के लिए। ठीक है, या ये कह सकते हो कि प्रोटॉन के लिए एफिनिटी क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी जब एस कैरेक्टर आपका बढ़ेगा। तो इस वजह से भी क्या होता है कि अमोनिया की बेसिसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, दिस इज़ वन ऑफ द सॉलिड रीजन। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, देखिए जो अमोनिया है, अमोनिया में हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसका मतलब जो लोन पेयर प्रेजेंट है, दीज आर प्रेजेंट इन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और जो फॉस्फीन है या अदर मेंबर्स की बात करें, यहाँ पे जो आपके पास में लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, दोज आर प्रेजेंट इन योर प्योर एस ऑर्बिटल। और प्योर एस ऑर्बिटल में न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस भी ज़्यादा है, और इसलिए वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को देने की टेंडेंसी कम होती है, प्रोटॉन की एफिनिटी कम होती है इन कंपेरेटिव टू किसके, हाइब्रिड ऑर्बिटल से। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में पी कैरेक्टर होने की वजह से ये एफिनिटी जनरेट हुई है। इसीलिए क्या होता है आपके पास में अमोनिया एक अच्छा बेस होता है इन कंपेरेटिव टू किसके, PH3 के। तो आई होप आप लोगों को ये रीज़न समझ में आया होगा। दिस इज़ वन ऑफ द वंडरफुल रीज़न दैट आई फाउंड, एंड इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट वी विल डिस्कस मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, वी विल डिस्कस मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं किसको, मेल्टिंग पॉइंट को लेकर के। तो मेल्टिंग पॉइंट के लिए आपको मैं एक चीज़ बता दूं, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है बेटा किस पे, इट डिपेंड्स अपॉन पैकिंग। किस पे डिपेंड करेगा, पैकिंग पे। जितनी अच्छी पैकिंग होगी एटम्स की, जितनी अच्छी पैकिंग होगी मॉलिक्यूल्स की, उतनी अच्छी, उतना ही ज़्यादा आपका क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा। जितना अच्छा एटम्स का अरेंजमेंट होगा, मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट होगा, उतना ही अच्छा क्या होगा आपका, मेल्टिंग पॉइंट होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होता है वो इस तरीके से होता है। तो अगर हम लोग इसमें देखें, इस ग्रुप में, इस सीरीज़ में अगर हम लोग मेल्टिंग पॉइंट को देखें, तो नाइट्रोजन के अंदर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कौन सी बॉन्डिंग होगी आपकी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। और नीचे जाने पर आपका साइज़ बढ़ता है।
नीचे जाने पर मॉलिक्यूल का साइज़ बढ़ रहा है, और अगर साइज़ बढ़ रहा है तो वन डर वॉल इंटरेक्शन बढ़ेगा, और अगर वन डर वॉल इंटरेक्शन बढ़ेगा साइज़ इंक्रीजेस, और साइज़ इंक्रीज़ करेगा तो क्या हो जाएगा, वन डर वॉल इंटरेक्शन इंक्रीजेस। ठीक है, साइज़ और मोलर मास बढ़ने पर क्या होता है, वन डर वॉल इंटरेक्शन बढ़ता है। तो जब वन डर वॉल इंटरेक्शन आपका बढ़ेगा तो इस वजह से आपका जो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है वो ये रहेगा, NH3 का आपका ज़्यादा है इन कंपेरेटिव टू किसके, SbH3 के, एंड देन किसका, देन आपका ASH3 के, एंड सबसे लीस्ट कौन सा आपका, सबसे लीस्ट है आपका PH3, सबसे लीस्ट कौन सा आपका PH3 है। नाउ जो अगर हम लोग बात करें तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो अगर हम लोग बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आपका ये रहने वाला है। अगेन आपका रीज़न वही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत आपका चेंज आ जाता है। लेकिन याद रखिएगा कि नाइट्रोजन में अमोनिया के अंदर में आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने हाइड्रेट्स के बारे में डिस्कस किया। अपकमिंग क्लासेस में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्साइड्स के बारे में, एंड डिस्कस करेंगे जो जो कंपाउंड इसमें आप लोगों को गिवन है CBSE के अकॉर्डिंग। तब तक के लिए आप लोग लेक्चर देखिए, बुक को फॉलो कीजिए NCERT को, एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ ऑल्सो, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। अपना ख्याल रखिए, आप लोग की हेल्थ अच्छी होगी तो तभी आप ज़्यादा फोकस कर पाएंगे पढ़ाई में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच।